नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघव वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 6 चैप्टर खतरे से आज़ादी, जो कि फर्स्ट बुक का है। उस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखो, जैसा कि इसका नाम है, इस चैप्टर में हम खतरों के बारे में पढ़ेंगे कि खतरे किस तरीके के होते हैं और उनसे हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आप देखो, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा खतरा रहता है। आप देखो, जो मानव जीवन है ना, उसे हर जगह हर कहीं खतरा रहता है। जैसे अगर आप घर में हो तो घर में सोच लो बिजली का खतरा हो गया, आप गैस सिलेंडर का यूज़ कर रहे हो, उससे खतरा हो सकता है। चाकू होते हैं, बहुत सारे हथियार होते हैं आपके घर पे, उससे खतरा हो सकता है। या फिर अगर भूकंप आ गए, बाढ़ आ गए, इस तरीके के बहुत सारे रीज़न बनते हैं घर के अंदर भी खतरे के। और वहीं आप बाहर जाओ तो बाहर पे क्या होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई बिजली का पोल गिर गया। मतलब बहुत तरह के खतरे चारों तरफ हमें देखने को मिल जाते हैं। किडनैपिंग का खतरा हो गया, खून, गोली, बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन अब आप सोचो कि जब इतने सारे खतरे हैं तो अब हमें क्या करना होगा। जैसे कि आप देख लो कि घर में नाइफ से खतरा है ना। तो अब ऐसा थोड़ी कि हम नाइफ का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। या फिर अगर बिजली से खतरा है तो हम बिजली का यूज़ नहीं करें, तो ये सब भी क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है ना कि खतरों के साथ एडजस्ट करना होगा, है ना, अपने आप को उस तरीके से ढालना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सभी खतरों को खतरा नहीं मानेंगे। जैसे मान लो नाइफ से हो सकता है हाथ कटने का खतरा हो, कील से चुभने का खतरा हो, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि इन छोटे छोटे खतरों की वजह से हम इसका यूज़ करना रोक दें। तो इसलिए हम यहाँ पे आप देखो कि हम ऐसे खतरों को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जो वास्तव में जीवन की केंद्रीय मूल्यों यानी गंभीर खतरे के लिए मतलब जो गंभीर खतरा होता है। ठीक है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ अपने नोट्स में लिख लेना। लेकिन यहाँ अगर मैं यही लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करूँ तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये तो मैं आपको पीडीएफ से भी दे सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है कि आपको चीज़ों को समझाना है, इसलिए मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँगी। जैसे आप देखो कि क्या होता है गंभीर खतरा, यानी जिससे जान का खतरा हो सकता है। अब मान लो नाइफ से हो सकता है हाथ कट जाए, तो कोई बात नहीं, उससे जान तो नहीं जा रही है ना हमारी, तो उतना हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक गैस सिलेंडर से कोई खतरा नहीं है, हम उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम उसके बिना लकड़ी पे अब के ज़माने में तो खाना नहीं बनाने जाएंगे। तो हमें क्या करना है ना कि खतरों को देखकर सावधानीपूर्वक और चीज़ों का उपयोग करना है। तो ये हम इस टॉपिक से समझ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आप आओ कि खतरों को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ विभिन्न आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट रहे हैं। जैसे अगर जो सुरक्षा है उसको हम दो तरीके से बांटेंगे, मतलब उस सुरक्षा जो खतरे हैं उनसे हम किस तरीके से सुरक्षा कर पाएँ। तो पहला हो जाता है पारंपरिक धारणा और दूसरा हो जाता है अपारंपरिक धारणा। अब पारंपरिक धारणा में क्या हो जाएगा, बाहरी सुरक्षा, मतलब बाहर से सुरक्षा। अब आप ये मत समझना कि बाहर सुरक्षा मतलब घर से बाहर की सुरक्षा, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बाहरी सुरक्षा से मतलब है कि देश के बाहर से सुरक्षा। हम यहाँ पे देश के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर है आंतरिक सुरक्षा, यानी देश के अंदर की जो सुरक्षा होती है उसे हम आंतरिक सुरक्षा कहेंगे। फिर आप देखो कि नेक्स्ट जो अपारंपरिक धारणा है उसमें हो जाएगा मानव सुरक्षा, यानी मानव जो जाति है, ठीक है, मानव जाति की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, एक खास मानव की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम विश्व सुरक्षा की बात करें तो ये हम संपूर्ण विश्व के बारे में कह रहे हैं। तो आप देख लो कि जो खतरे हैं, ठीक है, उनके सुरक्षा के जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके उन सारे जो टॉपिक हैं उसको क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पारंपरिक धारणा के बाहरी सुरक्षा के बारे में। तो सैन्य खतरों को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब आप सोचो कि जब देश को खतरा होगा, मान लो इंडिया को खतरा है चाइना से, तो ऐसा थोड़ी है कि चाइना का एक इंसान आके भारत से लड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सैन्य खतरे होते हैं, मतलब उसका पूरा सैनिक बल आता है, तभी तो हमारे लिए खतरा है। अगर एक इंसान हमारे पास आ जाए तो उससे भारत को डरने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात है, खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, और यहाँ पे खतरे का स्रोत कौन होता है, तो कोई दूसरा मुल्क होता है। अब कोई एक इंसान या एक छोटा सा संगठन किसी देश के में बगावत तो नहीं कर सकता है,
किसी देश के खिलाफ तो नहीं जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो बाहरी सुरक्षा होती है ना, उसमें खतरा कोई पार्टिकुलर इंसान या किसी संगठन से नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे देश से होता है। ठीक है, सैन्य हमले में सिर्फ सैनिकों को नहीं मारा जाता, इनके साथ आम आदमी भी मारे जाते हैं। और बिल्कुल सेम बात है, आप कश्मीर में देख लो कि क्या होता है ना, हमेशा सैनिक हमला जो युद्ध होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा गोलीबारी चलती ही रहती है। तो ऐसे में आप देख लो कि हमारी जो सैनिक है वो तो मारे ही जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ निर्दोष जो वहाँ के आम आदमी हैं, आम जनता है, वो भी मारे जाते हैं। इसलिए आप देखो कि सैनिक के साथ साथ क्या होता है, सभी की बलि देनी पड़ती है युद्ध में। सैन्य हमले के लिए किसी देश पर हमले द्वारा वहाँ की सरकार का हमला जोड़ा जाता है। और अगर हम सैन्य हमले की बात कर रहे हैं, मान लो कल को क्या है, नेपाल अगर हमला कर दे श्रीलंका पे, तो यहाँ पे आप देखो ऐसा मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर हमला हो जाए ना, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ के सैनिकों ने हमला कर दिया या वहाँ के लोगों ने हमला कर दिया। हम ऐसा नहीं कहते, मतलब डायरेक्ट हमारा मतलब होता है कि वहाँ की सरकार ने हमला कर दिया। जैसे आप देख लो कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान हमेशा भारत पर हमला कर देता है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि फलाना जो सैनिक है उसने हमला किया। हम कहते हैं कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसने हमला किया। तो आप देख लो कि जो सैनिक हमला होता है ना, उसके साथ डायरेक्ट सरकार के हमले को जोड़ा जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। बाहरी सुरक्षा में खतरा पड़ोसी मुल्क होता है, और बिल्कुल सही बात है। आप देखो कि जो पड़ोसी मुल्क होता है, ज़्यादातर झगड़े आपको उन्हीं से होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखो कि हमें पता होता है सभी पड़ोसी देशों के बारे में। जैसे आप भारत को ही देख लो, हमें पता है कि हमारे किस साइड कौन से देश आ रहे हैं, चाइना है या बंगाल है, बांग्लादेश है मतलब, या भूटान है। तो इस तरीके से हम ये तो समझ सकते है ना कि कौन सा पड़ोसी देश क्या है, ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा पड़ोसी देश ज़्यादा ताकतवर है और कौन कम। मतलब क्या कि आप देख लो, यहाँ पे हमें पता होता है अपने पड़ोसी देशों के बारे में कि कौन क्या है, ज़्यादा ताकतवर है या फिर कौन कम ताकतवर है। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या है, किसके साथ हमें खतरा हो सकता है या फिर युद्ध हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे हम बाहरी सुरक्षा में सबसे पहले आप देखो हमने ये पढ़ा कि खतरा दूसरा मुल्क होता है, और जो सैनिक हमला होता है उससे डायरेक्ट क्या है, सरकार के हमले से जोड़ा जाता है उससे। फिर है कि यहाँ पे खतरा जो पड़ोसी मुल्क होता है, और हमें देखने से पता चल जाता है कि कौन सा हमारा पड़ोसी मुल्क ऐसा है जो भविष्य में हमारे लिए खतरा हो सकता है या हम पर आक्रमण कर सकता है। तो ये बाहरी सुरक्षा हो गए। तो अब हम इसके कुछ उपाय पढ़ेंगे कि अगर इस तरीके से अगर बाहरी खतरा है तो हम उसका उपाय क्या करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें सैन्य शक्ति को मजबूत करना होगा, क्योंकि बाहर से अगर सैनिक हमला होगा तो हमें अपने सैन्य शक्ति को भी मजबूत करना होगा, तभी तो युद्ध में क्या है हम जीत पाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है युद्ध की तैयारी मतलब रखनी चाहिए, मतलब क्या हमें हमेशा युद्ध के लिए बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैनात रहना चाहिए। आप देखो हमारे जो सैनिक है वो बॉर्डर पे क्या है, हमेशा ही राइफल के साथ पूरे मतलब जो उनका गैजेट वगैरह होता है और पूरे फॉर्म में, मतलब हमेशा ही वो तैयार रहते हैं कि जब भी युद्ध हो हम रेडी हैं। तो ये हमें हमेशा के लिए ही रेडी होना रहता है। आप देख लो उनके लिए रात दिन ठंडा गर्मी कुछ नहीं होता है, बस उन्हें एक ही उनका मकसद होता है कि देश को प्रोटेक्ट करना है। तो और ये आप देख लो कि बाहरी सुरक्षा के जो उपाय है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देख लो जो भी आपको टॉपिक दिख रहा है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बाहरी सुरक्षा के उपाय, बाहरी सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हैं। तो जो भी हेडिंग है ना, आप डायरेक्ट क्या करो ना कि उसको क्वेश्चन के सेंस में देखो कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप अपना आंसर बिल्कुल इसी तरीके से स्टार दे के या फिर नंबरिंग दे के आप दोगे ना, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। और आप देखो कि ये जो हमारे चैप्टर है, इस सारे का वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, यानी जो आपका ये बुक है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप देखो वो जो वीडियो है ना वो बस कुछ पार्ट में बने हुए हैं, और ये मैं एक ही वीडियो में आपका सारा कंप्लीट चैप्टर करवा देने वाली हूँ। तो इसलिए बस यही अंतर है दोनों में, बाकी जो टॉपिक है बस सारा कुछ सेम है, बस ये एक में सारा है और वो अलग अलग है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो आप देखो यहाँ पे शक्ति संतुलन स्थापित करना, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, इसके बारे में डिटेल में, तो इसे हम रहने देते हैं। फिर है गठबंधन की नीति अपनाना। आप देखो कि जहाँ पे देख लो
जैसे देश में क्या है, कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुत सारी सरकारें हैं, सॉरी पार्टियां हैं, और हमेशा ही क्या होता है कि इनके बीच जो मतभेद होते रहते हैं, ये होते रहते हैं। लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान की बात हुई या फिर चाइना की बात होती है तो वहाँ पे हम अलग अलग पार्टियां नहीं होते हैं, वहाँ पे हम बस इंडियंस होते हैं, सारी पार्टियां एक हो जाती है और हमारे लिए क्या है, हमारा देश पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी हमें युद्ध वाली सिचुएशन नज़र आती है तो हमें गठबंधन की नीति अपनानी चाहिए, यानी आपसी जो हमारी दुश्मनी है, द्वेष है, उसे भूलकर बस देश के लिए क्या करना चाहिए, डेडिकेट करना चाहिए। तो ये युद्ध में बाहरी सुरक्षा के उपाय हैं। फिर हथियार, सेना की व्यवस्था रखना, बिल्कुल सही बात है कि युद्ध होगा तो हमें हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप देखो कि जब युद्ध होता है या फिर हमला होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आपको टाइमिंग दे दिया गया है कि हम अगले इतना घंटे में युद्ध स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सडनली होता है, अचानक से होता है, रैंडम। तो ऐसे में हमें भी क्या होना चाहिए कि हमेशा रेडी रहना चाहिए इन सब उपायों के द्वारा, ठीक है। फिर आप देखो कि ये जो शक्ति संतुलन के क्या अभिप्राय है, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शक्ति संतुलन। मैं आप देखो पहले से आपको समझाती हूँ, ठीक है, बाद में हम अपना पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसको 45 नंबर आता है इंग्लिश में, ठीक है, और एक बच्चा है जिसको 65 आता है, ठीक है, दोनों भाई बहन है। तो अब अगर ये अपनी मम्मी से डांट सुन रहा है कि देख लो, तुम दीदी को देखो, उसको 65 आ रहा है, तुम्हें 45 आ रहा है, तुम दीदी के बराबर भी कम से कम नंबर लाओ। तो आप देखो कि ये क्या करेगा ना, अपनी पढ़ाई को थोड़ा मजबूत करेगा, अपने लेवल को बढ़ाएगा। और जिस दिन इसका नंबर 65 आने लगेगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसने अपनी शक्ति का संतुलन कर लिया, ठीक है। आई होप अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब क्या होता है ना, यहाँ पे आप देखो कि अपने पड़ोसी देशों को देखने से पता चल जाता है कि कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में हमें पता चल जाता है कि किसके साथ भविष्य में खतरा हो सकता है। जैसे आप देखो, हमें पता है ना कि चाइना के साथ हमारा युद्ध हो सकता है। अभी क्या है कि पाकिस्तान के साथ तो हमेशा ही होते रहता है, नेपाल के साथ भी कुछ संबंध अच्छे नहीं रह पा रहे हैं हमारे। तो ऐसे में देखो कि अगर अंदाज़ा लगाना होगा तो हम लगा सकते कि कौन सा जो देश है वो हम पे हमला करेगा, हमसे युद्ध करेगा, और कौन सा देश नहीं कर सकता है। जैसे मालदीव देख लो, भूटान देख लो, हम बिल्कुल श्योर है कि ये देश क्या करेंगे, हम पे कभी हमला नहीं करेंगे। तो यही बात है, आप देख लो। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो मौजूदा देश है वो अपनी ताकत को बढ़ाकर जो दूसरे ताकतवर देश है उनके बराबर होने का प्रयास करता है, और जिस दिन वो उसके बराबर हो जाता है उसे ही हम शक्ति संतुलन कहते हैं। जैसे देख लो कि वो बच्चा 45% लाता था, वो 65% लाती थी, तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा रहा है। और जिस दिन उसका भी 65 आने लगेगा, यानी दोनों का इक्वल हो जाएगा मार्क्स, तो हम क्या कहेंगे कि उस छोटे बच्चे ने अपने शक्ति का संतुलन कर लिया, बैलेंस कर लिया है। तो यही बात है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो प्लीज़ बैक करके अच्छे से देख लो और रुक रुक के देखो, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपका जो यूट्यूब है उसमें टाइम जो है उसका भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप, ठीक है, कितनी स्पीड में सुनना चाहते हो। तो अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड को स्लो कर लो, अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड को फास्ट कर लो। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है तो मुझे उसी में सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मैं एक एक टॉपिक को ज़्यादा देर तो नहीं ले सकती हूँ, और अब मैं ज़्यादा लेकर देखो कि मैं तुरंत ही आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहा भी होगा, ठीक है। अब देखिए आंतरिक सुरक्षा, अब ये क्या है, तो अब देखो कि इसमें माना जाता है कि हमें खतरा देश की सीमा रेखा के अंदर होता है। जैसे आप देख लो बाहरी सुरक्षा, मान लो ये देश है, ठीक है, कोई देश है ये, तो यहाँ पे बाहरी सुरक्षा, मान लो यहाँ से युद्ध आ रहा है, कोई आ रही है सैनिक, तो यहाँ पे हमें बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अपने सैनिक तैनात करते हैं। बॉर्डर पे ऐसे ही होता है ना, बाहर की तरफ से क्या होते हैं, सैनिक तैयार होते हैं बॉर्डर पे। तो ये हो जाता है बाहरी सुरक्षा के उपाय। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के। मतलब आप देखो कि क्या होता है ना, यहाँ पे जो युद्ध होता है, जो दुश्मन होते हैं वो बाहर की तरफ से नहीं आते हैं, वो हमारे देश के अंदर ही मौजूद होते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना कि ये जो खतरा है, इससे आप देख लो कि ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा है हमारा हिडन दुश्मन जो छुपा के हमारे देश को क्या कर रहा है,
उसको मतलब उसकी स्थिति को खराब कर रहा है। तो ऐसे में आप देखो कि ये जो खतरा है ना, इसमें आ जाएगा जैसे हिंसा की घटना। अब मान लो जैसे कि हिंसा कहीं पे हो गए, अलगाववादी आंदोलन हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे हो गए, कोई हिंसा की घटना हो गई, अलगाववाद हो गया, यानी अपने क्षेत्र से लगाव ज़्यादा है, तो हम अब क्या चाहते हैं कि हमारे देश को अलग मांग दे दी जाए, हमारे राज्य को अलग जो अधिकार है वो दे दिए जाए। तो ये सब अलगाववाद हो जाएगा। नक्सलवाद हो गया, जातीय हिंसा हो गई। आप देखो जाति के आधार पे क्या होता है कि हिंसा हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत खून खराबा हो जाता है इन सब चीज़ों में। राजनीतिक अस्थिरता, जैसे आप देख लो कि राजनीतिक अस्थिरता हमेशा ही देश में बना रहता है। तो ये सब क्या है ना, बहुत बड़ा खतरा है। आप देखो कि जो काला धन है वो कितना ज़्यादा रुपया भारत का भारत के बाहर है। तो ये सब ही होते हैं आंतरिक खतरे जो हमें पता भी नहीं चलता। अब देखो अगर कल को पाकिस्तान अगर भारत पे हमला कर रहा है तो हमें दिख तो रहा है ना कि वो हमला कर रहा है, हम उसके प्रोटेक्शन के लिए पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन आप देखो कि ये सब जो चीज़ें हैं इनका हमें पता ही नहीं चलता कि कब कौन से जो खतरे हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम उतने अच्छे तरीके से इस सब मुद्दों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और इसलिए क्या है कि बाहरी खतरों से ज़्यादा आप देखो यहाँ पे कि आंतरिक खतरे को हानि पहुँचता है और इससे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। आप देख लो जो दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, इन सब में कितने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और बिना वजह के मारे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, यानी आंतरिक सुरक्षा से हम किस तरीके से बच सकते हैं, उसके कुछ उपाय। जैसे हिंसा का इस्तेमाल कम करना, यानी जो हिंसा होता है उसका हम कम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जो भी मुद्दे ऐसे हैं उसको हम बातचीत से सुलझाएंगे। न्याय युद्ध होना चाहिए, यानी आप सोचो कि न्याय युद्ध के क्या होते हैं ना, कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे जो युद्ध होगा वो उचित कारण से होगा, यानी ये नहीं कि बिना बात के हम क्या है किसी के साथ भी युद्ध करने लगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास उचित कारण होना चाहिए। आत्मरक्षा यानी दूसरों को जनसंहार से बचाने आदि के लिए होना चाहिए। आत्मरक्षा मतलब क्या है, मैं अपने यानी मैं नहीं, जब हम अपने आप को बचाने के लिए युद्ध करते हैं ना, अपनी रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। जैसे आप देखो कि क्या है ना, जब आप देखो बहुत ज़्यादा मूवी में दिखाया गया है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चल जाती है तो सरकार क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा सज़ा आपको नहीं देती है। तो यही है कि जब हम आत्मरक्षा के लिए कोई काम करते हैं तो वो गलत नहीं होता है, ठीक है। और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए अगर हम किसी को क्या करें, किसी को जनसंहार से बचा रहे हैं तो ये यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम युद्ध कर सकते हैं, ठीक है। युद्ध में साधनों के सीमित प्रयोग होना चाहिए। और युद्ध में अगर जो साधन यूज़ हो रहे हैं, मान लो कोई गन है जो यूज़ में आ रहा है, कोई बम है वो यूज़ में आ रहा है, अब ये नहीं कि हम छोटे मोटे युद्ध में भी परमाणु मिसाइलें का यूज़ करने लगे, तो ये क्या है गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है कि यही कहा गया है यहाँ पे कि युद्ध में जो साधन का उपयोग किया जाएगा वो सीमित किया जाएगा। युद्ध में विमुख शत्रु, निहत्था व्यक्ति, आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को मारना नहीं चाहिए। और आप देखो युद्ध के जो होते हैं ना वो भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिद्धांत होते हैं। मतलब क्या है कि हम विमुख शत्रु जो है यानी पीछे से वार नहीं कर सकते हैं, निहत्था व्यक्ति पे हम वार नहीं कर सकते हैं। आत्मसमर्पण, आप सोच लो कि जो आत्मसमर्पण कर दिया अब हम उसे मार कर क्या करेंगे, तो ये सब क्या होता है गलत होता है और ये हमें युद्ध में नहीं करना चाहिए। सेना का उपयोग उतना ही करें जितना आत्मरक्षा के लिए काफ़ी हो। और जो हम सेना का यूज़ कर रहे हैं, अब ये नहीं कि छोटा मोटा युद्ध में भी हम क्या करें पूरे देश की सेना को लगा दें, तो ये क्या है कि सही नहीं होता है। बल और प्रयोग तभी करें जब कोई और रास्ता नहीं। और हमें बल का उपयोग कब करना चाहिए, जब कोई और रास्ता नहीं हो, मतलब लास्ट कंडीशन में हमें युद्ध करना चाहिए। उससे पहले हमें बातचीतों से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये युद्ध की क्या है कुछ सुरक्षा के उपाय आपको दिए गए थे यहाँ पे। तो अब देख लो यहाँ पे हमारे क्या है पारंपरिक तरीके जो थे वो ख़त्म हो गए। अब हम देशों के बीच सहयोग से, ये एक टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से देशों के बीच के सहयोग से निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए ना कि आपस में जो देश है
उनमें क्या किया जाना चाहिए कि युद्ध कम करने के लिए कुछ देखो यहाँ पे कुछ नियम कानून कुछ एक्ट आए गए हैं, वही यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे निःशस्त्रीकरण यानी अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बढ़ाना चाहिए, हमें निःशस्त्रीकरण को अपनाना चाहिए, अस्त्र नियंत्रण को अपनाना चाहिए यानी सीमित संसाधन का यूज़ करना चाहिए और आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए, मतलब आपस में जो रिलेशन होते हैं ना देश के उसको ठीक करना चाहिए। हथियारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे देख लो अमेरिका ने क्या किया, जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। अब उसका ये कहना था कि वो क्या चाहता है कि आगे की जनहानि रुक जाए, इसलिए उसने परमाणु का यूज़ किया। तो आप देख लो वहाँ पे कितना गलत किया था अमेरिका और कितना गलत था वो कि उसने परमाणु का यूज़ किया, वो भी जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तब। तो इसलिए क्या है ना कि आप देखो कि यहाँ पे हथियारों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और ये एक्ट कब आया था, तो 1972 में आया था, BWC के नाम से जिसे हम जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी पूछा जाए तो आप देख लो यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हुआ था इसके ठीक 20 साल बाद 1992 में हुआ था, जिसे हम CWC से जानते हैं यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। और आप देख लो कि ये जो जैविक हथियार संधि है और ये जो रासायनिक हथियार संधि है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर आप देख लो इसमें जो देश थे ना वो 155 देश इसमें भाग लिए थे और CWC में 181 यानी 181 देश इसमें हिस्सा लिए थे और इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपको याद रखने हैं, हो सकता है देश भी आपसे पूछ ले, क्योंकि इस बार को आप देख लो कि सिचुएशन क्या है, बहुत अलग है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से सेट करेगा बोर्ड ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इस बार का सिचुएशन बहुत अलग है। इसलिए आपको बहुत चीज़ें पढ़नी होंगी और हो सकता है बहुत लाइटली भी क्वेश्चन आए और बहुत डीपली भी आए, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वही कुछ दिनों में सिलेबस जब आ जाएगा तब आपको ये समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर देखो परमाणु अप्रसार संधि, ये कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है, जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो परमाणु और प्रसार संधि के बारे में डिटेल में आपको बताया था, तो वहां से क्या करना आप इसे अच्छे से देख लेना। फिर हम बात करते हैं सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा की। अपारंपरिक में तो हमने पढ़ लिया, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। इसमें क्या है, ये मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। तो देखिए यहाँ पे कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में केवल सैन्य खतरों को नहीं बल्कि मानव अस्तित्व पर चोट लगने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया गया है। मतलब आप देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे सैन्य खतरा है ना, देश के बाहर का हमला, देश के भीतर का हमला, आतंकवाद, ये सब हमला मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे ना, ऐसे खतरे जिससे मानव के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। मतलब आप सोच लो जैसे जो हिंसा हो रहा है कितने बड़े लेवल पे हो रहा है, खून खराबा। अब देख लो कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इतने ज़्यादा परमाणु मिसाइलें बन गई है ना सभी देशों के पास कि अगर अब इस तरीके से युद्ध किया जाए ना बड़े लेवल पे, वर्ल्ड वार हो जाए, तो पृथ्वी पे जो मानव अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा, मानव अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अकाल, अब देख लो ये जो महामारी है, जैसे अभी वायरस आ रहा है ना, कोविड जो है, कोविड वायरस महामारी है और इससे क्या ये जो मानव अस्तित्व है ये इसके लिए खतरा है। आपदाएं, मान लो भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, ये सब तरह के जो खतरे होते, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आतंकवाद हो गया, बीमारियां हो गई, ये सब खतरा को क्या है ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। क्योंकि आप देख लो कि मान लो अगर युद्ध हुआ तो वो किसी पार्टिकुलर देश के बीच होता है, मान लो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ, मतलब कोई पार्टिकुलर आपस में देश लड़ेंगे। लेकिन आप सोचो कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आए, ओजोन लेयर को हरास पहुँचे, ठीक है, महामारियाँ आए, तो ये थोड़ी है कि ये सरहद के अंदर ही रहेगा, इसने ऐसा कुछ थोड़ी कसम खाए रखी है। तो इसके लिए क्या है ना कि ये पूरे पृथ्वी पर फैल सकता है और पूरे पृथ्वी जो पूरे मानव अस्तित्व है ये उसके लिए खतरा बन जाता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो खतरे के नए स्रोत, और पहले आप देख लो अगर पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत पहले इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। 19वीं जब 20वीं सदी स्टार्ट हो रहा था तब क्या है ना कि पॉल्यूशन को उतनी बड़ी समस्या नहीं माना गया था, क्योंकि वो उतने बड़े लेवल पे था ही नहीं। लेकिन अभी आप देख लो पॉल्यूशन कितने बड़े लेवल पे है, पॉपुलेशन कितने बड़े लेवल पे है, तो ये सब क्या है ना खतरे के नए स्रोत हैं। जैसे निर्धनता है ना,
बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण है, शरणार्थी की समस्या। आप देख लो 80 लाख लोगों को बांग्लादेश से भारत आना पड़ा था शरणार्थी के रूप में। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और आप देख लो कि इससे सिर्फ उनको घाटा नहीं हुआ, उनको तो अपना देश छोड़ना ही पड़ा। आप देख लो जो भारत के लोग हैं उनको भी तो उतना एरिया जो था वो तो बांग्लादेशी लोगों ने ले लिया। तो इससे सिर्फ उनको ही हानि नहीं पहुंची बल्कि भारत के वासियों को भी हानि पहुंची है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारियाँ हो गई, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब नई समस्याएं, पहले नहीं थी। महामारियाँ जो थी आप देख लो पहले होती थी, 1920 में भी आई थी, लेकिन ये उतनी ज़्यादा नहीं होती थी और उतनी तेज़ी से फैलती भी नहीं थी। लेकिन अब क्या मॉडर्न दुनिया में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये सब क्या है ना और तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख लो कि हम अगर ट्रांसपोर्ट के सहारे यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है ना। तो ये सब क्या है नए खतरे हो गए हैं। अब आप देख लो यहाँ पे कुछ और खतरे दिए गए हैं, जैसे अप्रवासी। ये आपके एग्जाम में हो सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ले कि अप्रवासी क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देख लो जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें हम अप्रवासी कहते हैं। जैसे आप देख लो बहुत सारे लोग भारत के मान लो सऊदी अरब चले जाते हैं, मतलब अलग अलग, नेपाल चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं जॉब के लिए। तो ये क्या है ना कि अपनी मर्जी से देश छोड़ रहे हैं, है ना, अपने फायदे के लिए, अपने निजी हित के लिए। तो ये क्या कहलाएंगे, तो अप्रवासी कहलाएंगे। वैसे ही एक वर्ड आता है शरणार्थी, यानी जो लोग मजबूरी से देश छोड़, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान है उसने हमला कर दिया था, तो वहाँ पे उन लोगों को मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा था, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो शरणार्थी कहलाएंगे। ये किस कंडीशन में हो सकता है, तो युद्ध, आपदा में या फिर राजनीतिक संकट में, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। फिर आंतरिक रूप से विस्थापित जन। अब ये क्या है, जैसे आप देख लो जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं लेकिन देश के सीमा के भीतर है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिन्होंने क्या किया, अपना घर तो छोड़ दिया है लेकिन वो देश से बाहर नहीं गए। जैसे मान लो अगर वो पहले बिहार रहते थे तो अब वो कर्नाटक साइड में चले गए हैं या फिर मुंबई चले गए हैं, तो वो देश के अंदर ही तो है लेकिन वो उनका जो घर था वो छोड़ चुके हैं और नए जगह पर रहने चले गए हैं। तो ये हो जाएंगे आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, ठीक है, या फिर जन। चलिए, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। अब ये क्या है, आप देखो कि आज इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे को देखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अब क्या है कि हम मानव के जीवन के खतरा जो है वो बहुत तरीके से देखते हैं और इन खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है। और ये जो खतरे हैं उनसे हमें निपटने के लिए क्या चाहिए, तो आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है। कि आप देख लो जैसे नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने तुरंत मदद की, श्रीलंका में सुनामी आई थी तो भारत ने तुरंत मदद की। तो आपसी सहयोग ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है उसकी। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग, देश जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचेगी। हर खतरे को सैनिक बल से नहीं टाल सकते। और बिल्कुल सही बात है कि आप सैनिक के बल पे क्या हो, सभी खतरों को नहीं टाल सकते हो। मान लो सुनामी आ गई तो वहाँ पे सैनिक क्या करेंगे, नहीं कुछ कर सकते। अब मान लो कि अभी वायरस आया हुआ है, कोरोना आ गया, तो यहाँ पे सैनिक बल क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो बहुत सारे ऐसे खतरे होते हैं ना जहाँ पे सैन्य बल काम नहीं करता है। जैसे मान लो मानव जनित आपदा हो गया, इससे हम भले ही टाल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हिंसा हो गया, युद्ध हो गया, हमला हो गया, ये सब को हम टाल सकते हैं, जो मानव जनित आपदा है। लेकिन अगर खतरे हो गए कि गरीबी आ गई, तेल की कमी हो गई, ठीक है, धातु की कमी हो गई, अप्रवासी लोग, शरणार्थी, महामारियाँ, इन सब समस्याओं में सैनिक क्या कर सकती है, कोई हेल्प नहीं कर सकती है। कई बार सैन्य बल प्रयोग से मामला बिगड़ भी जाता है। और बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सोच लो कि ये तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है और यहाँ पे हम सैन्य बल का यूज़ करें, तो ये बिल्कुल ही मतलब जरूरी ही नहीं है, मतलब फालतू है ये, है ना। यहाँ पे सैन्य बल क्या करेगा, और अगर हम इसका यूज़ कर भी रहे हैं तो यहाँ पे मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रणनीति तैयार करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सहयोग की रणनीति बनानी चाहिए। कि मान लो आप सोच लो कि नेपाल से हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छे थे, तभी तो हमने उसकी मदद की।
है ना, पाकिस्तान श्रीलंका में सुनामी आया, भारत ने तुरंत मदद की। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं या फिर हमारे में सहयोगात्मक भावना है, आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार है, इसी कारण तो हम मदद करते हैं, सहयोग की रणनीति है, तो ये जरूरी हो जाता है। और जो सहयोग होता है वो द्विपक्षीय हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई दो देश आपस में सहयोग कर लें, मान लो नेपाल भूटान की मदद कर दिया, ठीक है, तो वो सहयोग द्विपक्षीय हो जाएगा। कई बार महादेशीय होता है, जैसे आप देख लो कि महादेश, मान लो दक्षिण भारत में कोई आपदा आई और दक्षिण भारत के जितने भी देश है, दक्षिण भारत नहीं एशिया तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश है या फिर यूरोप के जितने भी देश हैं, सभी एक होकर कोई समस्या से निपट रहे हैं, तो ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी, ये अंतर्राष्ट्रीय रणनीति हो गई। क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम एक साथ आ रहे हैं, वैश्विक स्तर पर अगर हम एक साथ आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रणनीति हो जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति किस प्रकार की, और बिल्कुल सी बात है कि यहाँ पे पहले ये देखना होगा कि खतरा किस तरीके का है। मान लो कि अगर युद्ध है तो वहाँ पे हमें अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अब मान लो छोटा सा कहीं पे आग लगे, जैसे अभी आप देख लो एक जगह ब्लास्ट हो गया है ना विदेश में, तो वहाँ पे उनको सहयोग जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो नहीं चाहिए, उनको सहयोग द्विपक्षीय भी मिल जाए, महादेशीय भी मिल जाए, तो वो क्या है अपने जो सिचुएशन है उससे सामने उभर कर आ सकते हैं। तो इसलिए ये हम खतरे देख कर बताएंगे कि हमें क्या है कि उसका उपाय कैसा करना होगा। जैसे कि आप देख लो बीमारी डॉक्टर देखेगा तभी तो उसका इलाज बताएगा, तो इसी तरीके से हम पहले खतरों को देखेंगे तब उसके उपाय को बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आप देख लो कुछ ही टॉपिक बचे हुए, थोड़ी देर में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा के अलावा, और आप देखो ये जो सहयोग मूलक जो तत्व है ना, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल पाई थी, ये देख लो ये 5 नंबर में आता है आपका कि सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है। तो ये आप अगर इतना लिख दोगे ना, आप खुद से कुछ वर्ड ऐड करके अच्छे तरीके से अगर लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ आप देख लो कि तथ्य हो सकते हैं, जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WV वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब जो है ना ये भी क्या है कि सहयोग मूलक तत्व ही है। मतलब ये क्या है कि जो आपदाएं हैं, जो खतरे हैं, उनसे उभरने में ये हमारी मदद करती है। मदर टेरेसा आप देख लो कि ये क्या करती थी, जो भी बीमार लोग होते थे, है ना, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते थे, उनकी मदद करती थी मदर टेरेसा। तो ये भी क्या है सहयोग देती थी लोगों को। नेल्सन मंडेला ये भी हो जाएंगे। यानी आप देख लो सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है अंतिम उपाय, आप देख लो कहीं भी अगर हम बल प्रयोग कर रहे हैं तो वो अंतिम उपाय ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि थोड़ा सा हुआ हम बिना बात किए ही डायरेक्ट युद्ध करना स्टार्ट कर दिए, तो ये क्या है कि गलत हो जाता है। तो हमें लास्ट जो होता है सिचुएशन, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। आप देख लो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वहाँ पर बल प्रयोग की अनुमति देती है। कब, तो जहाँ की सरकार अपनी ही जनता को मार डाले। मान लो वहाँ निरंकुश शासक है, ठीक है, वो जबरदस्ती जनता को मार रहा है, जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, तो वहाँ पे बल प्रयोग की अनुमति देती है संस्थाएं, ठीक है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की कि हमारी जो सुरक्षा की जो रणनीतियां हैं वो क्या है। और ये एग्जाम में बहुत मतलब देख लो ये भी आई है, ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत की सुरक्षा की 4 प्रमुख रणनीति को बताइए। तो पहला क्या है कि अपनी सुरक्षा की क्षमता को मजबूत करना, यानी जो हमारी क्षमता है सुरक्षा की उसको हम मजबूत करेंगे। जैसे आप देख लो कि 1962 में जब चाइना ने हमला किया भारत में, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था चाइना पे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे अर्धसैनिक बल लगाया था और इसी कारण हम युद्ध में हार गए थे। वहीं अगर सैनिक बल लगाते पूर्णतः बहुत मजबूत वाले सैनिक बल को, तो भारत नहीं हारता। तो ये हमारी रणनीति है कि हम क्या करेंगे ना कि अपनी क्षमता को मजबूत करेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे आप देख लो भारत के क्या है यूएनओ में बहुत अच्छी हिस्सेदारी है, बहुत जिम्मेदार
सदस्य है भारत उसका, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी रणनीति है। तीसरा है कि अंदरूनी समस्या से निपटना, जो भी हमारी अंदरूनी समस्या थी, आप देख लो बहुत सारी एजेंसियाँ, रॉ हो गई, इसी तरीके से बहुत सारी एजेंसियाँ जो अंदरूनी जो समस्या है उसको निपटाने में मदद करती है। हमारी प्रशासन भी अच्छी है, इंडियन पुलिस, आर्मी सारी मदद करती है। भारत की रणनीति जो रणनीति सुरक्षा की, उसमें सभी का योगदान है। सामाजिक और आर्थिक विकास, और हमारी रणनीति में ये है कि हम सामाजिक विस्तार करें अपना, सामाजिक विकास करें अपना, और आर्थिक विकास करें, तभी क्या है हमारी कंडीशन विकसित देशों में हमारे देश को गिना जाएगा। तो ये कुछ रणनीतियां हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब आप देख लो, पहली सैन्य क्षमता को, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, मतलब भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि आप देख लो भारत में हमेशा अलगाववादी आंदोलन हो जाते हैं, ये जो नक्सलवाद है हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, तो बहुत तरीके से हमारे देश को क्या होता है, खतरा होता है। और मानव सुरक्षा भी है, विश्व सुरक्षा भी हमें देखना है। तो ऐसे में आप देखो कि सीमा के अंदर भी हमारे लिए खतरा और सीमा के बाहर भी खतरा है। जैसे अगर हम सीमा के बाहर के खतरों को देखें तो भारत पाकिस्तान युद्ध, आप देखो टोटल अभी तक भारत ने दूसरे देशों से मात्र 5 युद्ध किए हैं आज़ादी के बाद। 4 युद्ध पाकिस्तान के और 1 युद्ध चाइना के साथ है, ठीक है। जैसे पहला युद्ध आप देख लो आज़ादी के वक्त हुई थी 1947 से 48 के बीच में, फिर 1965 में जो हुआ था युद्ध, फिर 1971 में जो बांग्लादेश वाला मुद्दा था उसे लेकर हुआ था, और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, बहुत फेमस है, ठीक है। और अगर हम चाइना से साथ युद्ध की बात करें तो ये 1962 यानी 1962 में हुई थी। और आप देख लो कि परमाणु परीक्षण, भारत ने क्या है 2 बार अपना परमाणु परीक्षण किया है, पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और दूसरा 1998 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण हमारा। तो ये कुछ जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो टॉपिक थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब आप देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखो कि हम ये जो 4 रणनीति है ना उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में मैंने अभी आपको जो पढ़ाया इससे पहले वाला, फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना, इस तरीके से चारों टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक अभी हमने पढ़ा, ये दूसरा टॉपिक है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। आप देखो कि भारत क्या गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी जब विश्व 2 हिस्सों में बंट रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ, तो भारत ने क्या किया, दोनों ही देशों से, दोनों ही गुटों से अलग रहने का फैसला किया। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कहीं ना कहीं मजबूत बनाती है, और हमने किसी की भी गुलामी नहीं एक्सेप्ट की। तो ये बात है, यूएनओ का सम्मान किया, उसे अंतिम पंच माना, और हमें हमेशा क्या करते हैं, यूएनओ का जो फैसला आता है उसका सम्मान करते हैं और उसे अंतिम पंच मानते हैं, एज अ गार्जियन उसे ट्रीट करते हैं। नेहरू जी ने एशिया एकता पर बल दिया, और नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एशिया एकता पर भी बल दिया था, ठीक है। भारत निवेश और अपनिवेशीकरण को, अपनिवेशीकरण का खुलकर विरोध किया, और भारत ने क्या किया, अपनिवेशीकरण का खुलकर विरोध किया। अब अपनिवेशीकरण आपको मैं बता दूं कि जब शक्तिशाली देश दूसरे जो छोटे देश होते हैं उस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है या उस पर वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है, तो वही होता है अपनिवेशीकरण। तो भारत ने क्या किया, इसका खुलकर विरोध किया है, ठीक है। अब जो लास्ट 2 टॉपिक है वो है अंदरूनी समस्या से निपटना, ये हमारा तीसरा रणनीति था। तो इसमें क्या है कि देश के अंदर ये समस्या बाहर से बड़ी है। बिल्कुल सही बात है कि देश के जो अंतर की समस्या है ना वो बाहर से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि युद्ध तो हमने अभी तक मात्र 4 ही किए, लेकिन आप देख लो ये सब जो अंदर के जो हमले होते हैं या फिर समस्या होती है, जो दंगे होते हैं, वो हर कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ये खतरा ज़्यादा बड़ा है। कश्मीर का जो मुद्दा है, पंजाब का जो मुद्दा है, पंजाब में भी एक क्षेत्र है जो अलग देश की मांग करता है। कश्मीर वाला मुद्दा तो मुझे नहीं लगता बताने की कोई ज़रूरत है। नागालैंड, मिजोरम में उग्रवादी समूह, ये सब क्या है कि इस सब से हमें पहले निपटना होगा। साथ ही अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता, गृह युद्ध, सांप्रदायिकता आंदोलन, नक्सलवाद आदि। अब आप देखो कि ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे भारत को जूझना पड़ता है और इससे निपटारा की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये अंदरूनी समस्या से निपटने के लिए हमें उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है।
अब लास्ट है कि सामाजिक आर्थिक विकास, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई देश अपना विकास चाहता है तो उसे अपना सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी करना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों को दूसरे पर निर्भरता का खतरा बढ़ जाता है। देख लो, आर्थिक रूप से कमज़ोर चाहे इंसान हो या देश, उस पर क्या होता है, दूसरे पे जो निर्भरता होती है, यानी जो डिपेंडेंट वो हो जाते हैं, दूसरे पे हो जाते हैं डिपेंडेंट। तो ये क्या है ना कि ये बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। आप देख लो कि अगर उस वक्त भारत गुटनिरपेक्ष नहीं अपना के अमेरिका के साथ मिल जाता या फिर सोवियत संघ के साथ मिल जाता, तो कहीं ना कहीं वो उस पर डिपेंड ही तो हो जाता, और ये क्या है कि उसके लिए खतरा हो जाता, उसे उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता। ठीक है, और निर्भर होने से गुलाम होने का खतरा बढ़ जाता है। और बिल्कुल सी बात है कि अगर हम किसी पे डिपेंड होते हैं तो उससे गुलाम बनने का खतरा बढ़ जाता है। और अब बढ़ क्या जाता है, आप देख लो, कहीं ना कहीं हम गुलाम ही तो बन जाते, तभी तो हम उस पर डिपेंड है। फिर एक गरीबी से जनता को निजात दिलाया जाए, और गरीबी से क्या, जनता को निजात, जब तक जनता जो है उसमें गरीबी ख़त्म नहीं होगी तब तक हम क्या कहेंगे कि देश का आर्थिक विकास हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। अर्थव्यवस्था में सुधार, ठीक है, रोजगार, ये सब बहुत बड़ी ऐसी समस्या है जिससे के बिना क्या है, देश अपना सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।